हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज बाइल जूसेस से। ठीक है, बाइल जूसेस क्या होते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और ये कहाँ कहाँ से सेक्रेट होते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए बाइल जूसेस। नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, तो बाइल जूसेस जो होते हैं वो सेक्रेट होते हैं हमारे लीवर से। ये लीवर से रिलीज होते हैं। इनका जो कलर होता है वो येलो ऑरेंज टाइप होता है, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि आगे पढ़ेंगे। ठीक है, येलो ऑरेंज कलर का होता है। ये निकलता लीवर से है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। जिसका जो पीएच होता है वो होता है 7.7। ये क्या करता है, जो काइम आता है उसको एसिडिक टू, ये पिछले साल CSJME में क्वेश्चन भी आता है, PYQ है 2020-23 का। ये एसिडिक को क्या करता है, बेसिक में कन्वर्ट करता है। एसिडिक टू बेसिक करता है। एक दिन में ये रिलीज होता है 600 ml से 1000 ml के बीच में। कितना? 600 से 1000 ml के बीच होता है। इसका pH 7.7 है। तो ये कैसा होता है? एल्कलाइन इन नेचर होता है। ठीक है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। ठीक है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो वाटरी होती है। कैसी होती है? वाटरी होती है। मतलब इसमें क्या होता है, पानी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने परसेंट पानी प्रेजेंट है, कितने परसेंट क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी कैसी होती है, वाटरी। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होगा? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस देखो दो चीज़ों से बनके बना हुआ है। इसमें कुछ सॉलिड्स होते हैं एंड वाटर होता है। वाटर सबसे ज़्यादा है, कितना? 97.6% वाटर है। रिमेनिंग 2.4% हमारे सॉलिड्स हैं। अब देखो सॉलिड्स हमारे इसमें दो टाइप के आ जाएंगे, एक तो ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस देख लेते हैं कि क्या क्या है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो। तो जैसे कि इसमें हमारे बाइल जूस है तो बाइल सॉल्ट्स आ जाएंगे, तो कॉमन है। पिगमेंट्स आ जाएंगे जिसकी वजह से इसका कलर ऑरेंज होता है। दो टाइप के पिगमेंट होते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगी। एंड कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स आ जाएंगे इसमें। वहीं पे इनऑर्गेनिक में हमारा सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम दैट इज के, ठीक है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। ओके, इसमें हमारे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं कि पिगमेंट्स और बाइल जूसेस। हमने बोला ना कि इसमें पिगमेंट्स होते हैं, तो कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। पिगमेंट्स ऑफ बाइल जूस मैमल्स और हर किसी में पाए जाते हैं। तो इसमें टू टाइप के पिगमेंट्स हैं, जिसमें सिर्फ क्या है कि देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा बाइल जूस है, ठीक है, जो हमारा बाइल जूस है, लिख देती हूँ बाइल जूस। इसमें वाटर मेन कंस्टिट्यूएंट है, उसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिगमेंट्स ऑफ बाइल जूसेस, इसमें दो पिगमेंट्स आ जाएंगे, बिलीरुबिन, सिर्फ स्पेलिंग का अंतर है, बिलीरुबिन एंड बिलीविरिडिन। ये ऑरेंज का होता है, ह्यूमंस में पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमंस में पाया जाता है, डॉग्स में पाया जाता है।
एंड ये जो है ये बर्ड्स में पाया जाता है एंड कैटल्स में पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन ये ऑरेंज कलर का है। तो आपने कभी ध्यान दिया है हमारा हीमोग्लोबिन और आरबीसी होता है वो हमारा रेड इन कलर होता है। तो ये पता है कहाँ से बनता है? डेराइव फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब देखो कैसे होता है। हमारी आरबीसी जो होती है, आरबीसी, ठीक है, इसका ना ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन, जिससे हमको ऑरेंज रेड कलर मिलता है। देखें ना, खून थोड़ा ऑरेंज रेड कलर होता है। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर, दैट इज अ पिगमेंट, वही हमारा पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। आई होप यू गेट इट। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी एंड कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे रेस्पिरेशन। उससे पहले हम लोग प्रिवाइटिव्स देख लेंगे कुछ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा जो बिलीरुबिन है, ऐसे ही जो बिलीवर्डन है जो कि हमारे बर्ड्स और कैटल्स में पाया जाता है, वो भी ऐसे ही आरबीसी से रिलीज होता है। अब देखो, आपने सुना होगा स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जिसको कहते हैं। तो अब समझ लो ब्रेकडाउन। देखो ब्रेकडाउन कहाँ होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी में होता है एंड बोन मैरो जहाँ आरबीसी बनता है। ठीक है, तो ये इन दो जगह पे ये हमारा पिगमेंट फॉर्म होता है। पिगमेंट फॉर्म, पिगमेंट का नाम क्या है? बिलीवर्डन। Biliverdin is the pigment which was formed in spleen and a bone marrow। ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ हमारे बाइल जूस का फंक्शंस क्या है। तो हेडिंग डाल देते हैं फंक्शंस ऑफ बाइल जूस, कि हमारे बाइल जूसेस के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो फंक्शंस क्या क्या हैं बाइल जूसेस के? कि सबसे पहला है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हम लोग ने 12th तक बहुत डेफिनेशन पढ़ी कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्रेन्यूल्स of fat into small particles, ये फैट है। ठीक है, इसका इमल्सिफिकेशन हुआ। इम्यूसिफिकेशन क्या है? इम्यूसिफिकेशन, ठीक है, इम्यूसिफिकेशन। तो ये स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फैट हो गया। फैट स्मॉल, लार्ज मापन का स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। दूसरा इसका काम है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। हमें पता है स्टमक से जो काइम आया था, स्टमक से जो काइम आया था वो एसिडिक था क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट था। अब ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें जो काइम होगा वो बेसिक होगा, तभी एब्जॉर्प्शन होगा, वरना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब ये बेसिक कैसे होगा? बाय एडिंग पेनक्रियाटिक
जूसेस जिसका pH 8 होता है प्लस बाइल जूस जिसका pH 7.5 अप्रॉक्स होता है, ठीक है 7.7 होता है, तो हमने 5 को कंसिडर कर दिया, तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा है कि ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। थर्ड पॉइंट एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। अब आपने एक कंडीशन सुनी होगी जॉइंडर्स, ठीक है। जॉइंडर्स क्या होता है कि जैसे कि जो हमारा नॉर्मल बिलिडियम है, जो हमारा नॉर्मल बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है 0.1 to 0.5 mg होती है, ठीक है, ये नॉर्मल होती है। लेकिन जब ये एक्सेस रिलीज हो जाता है, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस बिलीरुबिन, एक तो वैसे भी ऑरेंज है, ठीक है, तो ये क्या करता है बॉडी को येलो कर देता है, येलो मतलब कि येलोइश स्किन हो जाती है, जिसको हम लोग पीलिया भी कहते हैं, येलोइश स्किन, वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। अब ये देखो, अब बिलीरुबिन ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके 3 रीज़न हो सकते हैं कि जॉइंडिस के हमारे 3 टाइप्स होंगे, क्योंकि 3 कॉजेस की वजह से हो रहा है। पहला कॉज है हीमोग्लोबिन की वजह से, मतलब कि ज़्यादा जो आरसीबी है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ज़्यादा पिगमेंट रिलीज हो रहा है, तो ये है हीमोलिटिक में क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से पिगमेंट ज़्यादा रिलीज होता है, पिगमेंट ज़्यादा, तो येलोइश स्किन ज़्यादा, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी आ जाती है कि हम कोई ऐसा टॉक्सिन खा लेते हैं जिसकी वजह से ना हमारे लीवर्स की सेल जो होती हैं वो इंजर्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो टॉक्सिन जिसमें हमारी लीवर सेल इंजर्ड हो जाती हैं, ठीक है, तो लीवर सेल इंजर्ड हो जाती हैं तो ये डिफेक्ट आ जाता है। तीसरा होता है हमारा, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, तो ये कब होता है जब ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट हो, ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वो बाइल जूस खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे मेन टॉपिक पे, दैट इज पेनक्रियाटिक जूसेस। आप कोई और भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे ना तो आपको आधा घंटा सेम चीज़ बड़ी बड़ी लैंग्वेज में बाइल पढ़ाएगा, एक लेक्चर में अपने वॉच टाइम के लिए, दूसरे लेक्चर में पेनक्रियाटिक पढ़ाएगा। मैं कुछ 4-5 लेक्चर करके आती हूँ, तब जाके आपको एक लेक्चर पढ़ाती हूँ। तो पेनक्रियाटिक जूसेस, ये नॉन विस्कस मतलब नॉन स्टिकी होता है, नॉन विस्कस स्लाइवा टाइप नहीं होता है। अगर विस्कस है तो मतलब सलाइवा बोल रही हूँ, अगर विस्कस है तो स्लाइम टाइप होगा। नॉन विस्कस वाटरी फ्लूइड है, वाटरी है मतलब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, ये 99.5% वाटर ही है उसमें, ठीक है। फिर बचे कुचे क्या है, सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन है, ठीक है, बाकी सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ये है, ये कैसा है, एल्कलाइन, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका पीएच जो है वो 8 पीएच होता है, एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन होता है क्योंकि इसमें हाई कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं, हाई कार्बोनेट
आयन प्रेजेंट, इसमें कार्बोनेट आयंस के प्रेजेंट होते हैं। अब इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, फंक्शंस पैंक्रियाटिक जूस में सबसे पहले हमारा आता है ट्रिप्सिन। क्या आता है? ट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिक जूस में हमारा ट्रिप्सिन होता है। आ जाइए थोड़ा बहुत ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है। अब मान लो दिन भर अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो दिन भर आपकी बॉडी में ये डाइजेशन करते फिरेंगे, तो ये इनएक्टिव होता है। जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तब इनको एक्टिव कर लिया जाता है। तो ये ट्रिप्सिन को इनएक्टिव को ट्रिप्सिन बनाने के लिए, ट्रिप्सिन मतलब कि एक्टिव बनाने के लिए हम लोग एक और एंजाइम का यूज़ करते हैं, दैट इज इंटरकाइनेज। इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2020-23 CSJMU यूनिवर्सिटी कानपुर से ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। फिर दूसरा हमारा एंजाइम है, इसी में ही दूसरा है हमारा क्राइमेटो, एक इसी टाइप का ट्रिप्सिनोजेन। अब ये ट्रिप्सिन, अब इसमें क्या होता है, जब इसमें ट्रिप्सिन एक्ट करता है काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, ये आपका एक्टिव फॉर्म है। इसको एक्टिव में लाने के लिए ट्रिप्सिन वर्क करता है एंड दिस इज एन इनएक्टिव फॉर्म। ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है। ओके, तो अब देखो ट्रिप्सिन, जो हमारा ट्रिप्सिन है और ये हमारा काइमेटोट्रिप्सिन, ये काम क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि ये जो पेप्टाइड और पेप्टोज होते हैं उनको और छोटा कर देते हैं। ये ऑलरेडी ब्रेक डाउन होके आ चुके। पेप्टोज क्या था कि पेप्टाइड बॉन्ड को जब ब्रेक कर देते हैं तब पेप्टोज फॉर्म होता है। तो ये बचे कुछ जो पेप्टाइड एंड पेप्टोज होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में करता है। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड मतलब मोनोसेक्राइड में कर देता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कर देता है। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों में अंतर क्या है? जो हमारा ट्रिप्सिन है ना, ये करता है बेसिक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट, बेसिक अमाइनो एसिड में वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आर्जिनिन को ब्रेक करेगा, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और जो हमारा क्रीमेटोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन ये करता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड जैसे फिनाइल एनिलीन। एरोमेटिक तो पता ही ना, एरोमेटिक रिंग लगी होगी, जैसे कि फिनाइल एलानिन, फिनाइल ट्रायोसिन, ठीक है, आई होप यू गेट इट। ये किसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे तीसरे एंजाइम पे। तीसरा एंजाइम दैट इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब इसका नाम सुन के तो समझ में आ गया होगा कि ये भी पेप्टाइड बॉन्ड को ही ब्रेक करता है। ये एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम ब्रेक सी टर्मिनल। अब इसका मतलब बताती हूँ, सी टर्मिनल, हाँ, ये जो भी है एक्टिव बाय ट्रिप्सिन, इसको भी ट्रिप्सिन ही एक्टिव करता है। ट्रिप्सिन ब्रेक करता है बेसिक अमाइनो एसिड की चेन के साथ साथ
हमारे उनको ब्रेक करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और हमारा क्रायोट्रिप्सिन, इन दोनों को एक्टिव करता है। इसका जो इनएक्टिव फॉर्म है वो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। अब देखो ये सी टर्मिनल में कैसे ब्रेक करता है। आपको पता है एक अमाइनो एसिड की चेन है जो कि हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, लेक्चर्स आप लोगों ने देख लो, और जूलॉजी में अभी आगे पढ़ेंगे कि हमारी ये एक अमाइनो एसिड की चेन होती है। तो देखो अमाइनो एसिड की चेन में ना इस साइड एन टर्मिनल होता है क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप फ्री होता है, फ्री NH2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे सी टर्मिनल होता है क्योंकि यहाँ पे फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में बता चुकी हूँ। तो ये क्या करता है, सी टर्मिनल से ब्रेक करता है, ये इसको यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है। ये एंजाइम यहाँ से ब्रेक करता है, बल्कि जो हमारा ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंड जो हमारा काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, वो क्या करता है, एक अमाइनो एसिड की चेन है, ठीक है। ये पूरी अमाइनो एसिड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, बेसिक है वो जो भी है। जैसे यहाँ पे हमारा N टर्मिनल होगा, यहाँ हमारा C टर्मिनल होगा, इन दोनों को फर्क नहीं पड़ा, यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, मतलब कि ये एंड से ब्रेक करेगा, एंड ब्रेक, C टर्मिनल, ये मिडल से, ये दोनों मिडल से ब्रेक करेंगे, मिडल ब्रेक, चेन को मिडल से ब्रेक करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं हमारी दूसरी एंजाइम पे। चौथी एंजाइम है हमारी, वो है हमारी पेनक्रियाटिक अमाइलेज या अमाइलोपेप्सिन। अमाइलो ये स्टार क्यों बन गया, मैं इसको हटाऊं, हेडिंग डाल लो, दैट इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज लेते हैं। ये क्या करता है, ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। किसका करता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, बाय हाइड्रोलाइज बॉन्ड, याद रखना 1,4 लिंकेज को, मतलब C1 और C4 के लिंकेज ऑफ स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में, गेट इट, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पेनक्रियाटिक, जो से पढ़ रहे हैं तो हमारी पेनक्रियाटिक लाइपेज पे, पेनक्रियाटिक लाइपेज, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक बार सुन लोगे ना तो बहुत इजीली MCQs निकल जाने हैं, ठीक है। ये होता है लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, ये पता ही है, लाइपेज से समझ में आ रहा है, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे बड़े बड़े एसिटाइल ग्लिसरॉल्स वगैरह को छोटे छोटे में कर देता है, जैसे कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को मोनो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि लिपिड में करता है, इतना कुछ नहीं पूछने वाले, ठीक है। अब इसी में एक और आ जाएगा तो नाम से पता चल जाएगा, राइबो न्यूक्लियेज, एंटीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज। अब देखो ये क्या कर रहा है, पता चल रहा है ये RNA को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक, एंड ये DNA को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब आगे, अब हम के 2 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, दैट इज इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस
बहुत छोटे टॉपिक है, ये पता है, इसमें नोट्स बनाओ, एक बार ना अच्छे से लेक्चर सुन लो, तुम्हारा एग्जाम फट से निकल जाना है। इंटेस्टाइनल जूसेस, इसका कलर होता है पेल येलो, वाटरी सा होता है, खैर ये कहीं पूछा नहीं जाएगा कैसा होता है, वाटरी होता है, ठीक है। एल्कलाइन होता है क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है हमारे इंटेस्टाइन में, तो एल्कलाइन ही है, ठीक है। मेन चीज याद रखना, इसको ऑल्सो कॉल्ड सकस एंट्रिकस उसको कहते हैं। ये सेक्रीट होता है, secreted by crypt of liver, pH होता है 7.5 to 8, इसमें सेवरल एंजाइम्स होते हैं, सेवरल एंजाइम्स सब में ही होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंट्रोकाइनेज जो ट्रिप्सिन को एक्टिव फॉर्म में लाता है, अमाइनो पेप्टाइडेज जो अमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। इंटेस्टाइनल जूसेस में इतना ही था कि पेल येलो कलर होता है, वाटरी होता है, एल्कलाइन होता है, सकस इंटेरिकस कहा जाता है, ठीक है। सेक्रेटेड बाय क्रिस्ट ऑफ लीवर, पीएच 7.5 to 8 होता है, सेवरल एंजाइम्स इससे रिलीज होते हैं। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की स्टोरी पढ़ लेते हैं जो कि बहुत छोटी सी है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें बहुत सारे प्रेजेंट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये फूड को सड़ाते हैं, क्या करते हैं, फूड को सड़ाते हैं और फर्मेंट करते हैं। तो प्यूट्रिफिकेशन जो पेट में HCl जो चीज़ बचा रहा था वही काम यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। प्यूट्रिफिकेशन प्लस फर्मेंटेशन करते हैं। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एंड आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है, ये प्रीवाइक्यू है, ठीक है, ये सब होता है। और इस फर्मेंटेशन में कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, ये प्रोसेस कुछ गैसेस रिलीज करता है, जैसे कि CO2 हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ठीक है। और कुछ एसिड्स रिलीज करता है, एसिड्स like lactic acid and acidic acid, lactic acid and acidic acid रिलीजेस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक और काम होता है, प्रोड्यूसेस एमाइड्स, एमाइड प्रोडक्शन, जो स्मेल आती है, ये रीजन एमाइड प्रोडक्शन जो होता है, रीजन ऑफ बैड स्मेल, कॉजेस बैड स्मेल आने का रीजन यही है। तो यहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का भी चीज़ खत्म होती है। अब तो ये देख लिया ब्रेक डाउन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, चीज़ें कैसे होती हैं। अब हम लोग का मेन चीज़ है, एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स या वाटर, जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है इन इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन में चीज़ें एब्जॉर्ब कैसे हो रही हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, वो तो पढ़ लिया। इन इंटेस्टाइन, वहाँ पे पेन चल नहीं रहा है, एब्जॉर्प्शन में इन इंटेस्टाइन। अब देखो ये जैसे कि एक चीज़ बताना कि एक ये है हमारा धागा, थ्रेड है, ठीक है, और एक ये थ्रेड है, तो इसमें लंबा कौन सा है,
ए, ये बी, तो जो बी है वो लंबा है ना एज कम्पेयर टू ए। तो अब ये चीज़ समझो, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें विलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो वो क्या करती है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। देखो ये हमारा इंटेस्टाइन है, ये इसमें ये अंदर से कुछ ऐसा है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया है तो इसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इसको हम, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग विलाय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई है, ठीक है, ये अपना ब्लड की सप्लाई बहुत रिच है, ब्लड कैपिलरीज बहुत है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई है ताकि ये एब्जॉर्ब करें और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये हमारा बॉडी में जाए। मच्छर बहुत है भाई मेरे घर में, ये देखो यहाँ पे बहुत सारी सप्लाईज हैं उसकी। और ये अब देखो क्या क्या चीज़ है, ये है हमारी विलाई, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये ऐसी क्यों है, क्योंकि प्रोजेक्शन, ठीक है, ये ऐसी क्यों है, बिकॉज इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और ये हमारा क्या है, ल्यूमेन है, LUMEN, ल्यूमेन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और अब देखो यहाँ पे कितना एब्जॉर्प्शन होता है पर डे के हिसाब से, वो चीज़ें नोट कर लेते हैं कि एक दिन में हमारा एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। तो 8 से 9 लीटर पर डे एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, मतलब कि अगर मान ले 7 to 8 लीटर पर डे हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि 1 लीटर अप्रॉक्स हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जो हमारा स्टमक है पुअर एब्जॉर्बर है। अब मान लो कोई गरीब है, ठीक है, तो उसके पास ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है, 1-2 रुपये तो अवेलेबल होता है ना, तो ये पुअर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, एब्जॉर्ब यहाँ पे बहुत कम होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन है इसका। लेकिन कुछ ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन एंड अल्कोहल, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो फूड पार्टिकल है, क्योंकि वो ऑलरेडी देखो लिक्विड कंसिस्टेंसी में ब्रेक डाउन होके आ चुका है, एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो वाटर है, वाटर वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे एक कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो ये मान लेते हैं हमारा विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन की, हमारी म्यूकोसा सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं, म्यूकोसा सेल या हम लोग मसल सेल भी इनको कह सकते हैं। अब इनमें ना कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं कैरियर्स। और पंप तो पढ़ा ही है ना, कौन सा पंप, जहाँ से Na बाहर जाता है, सोडियम पोटेशियम कम और हमारा पोटेशियम अंदर आता है। अब देखो जब यहाँ पे ढेर सारा Na है, ठीक है, Na है, ठीक है, जब ये यहाँ से बाहर जा रहा है तो यहाँ पे Na की कमी हो जाएगी, की कमी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे कमी होगी। अब हमको यहाँ पे जब कमी हो गई है तो हमको बाहर से मंगवाना पड़ेगा ना। तो पहले तो यहाँ मान लो ग्लूकोज प्रेजेंट है,
ठीक है, गैलेक्टोज प्रेजेंट है और फ्रक्टोज प्रेजेंट है, या बहुत कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये प्रेजेंट है। अब ये पता है क्या होता है कि अब मान लीजिए एक कैरियर है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं SGLT कैरियर। अब ये क्या करता है, बाहर से Na+ आयन को इंपोर्ट करता है। ठीक है, Na+ आयन अंदर आया, ये अंदर आया, ठीक, अंदर आया, इसमें एनर्जी रिलीज करी, रिलीज एनर्जी। इस एनर्जी की वजह से लिख लो कि वजह से ग्लूकोज, गैलेक्टोज या कोई और कार्बोहाइड्रेट इसी एनर्जी की हेल्प से अंदर आ जाता है, हेल्प से अंदर आ जाता है। अब देखो, अब ये एनर्जी की वजह से हमारे ये जो मान लो गैलेक्टोज पार्टिकल है, ये हमारे अंदर आ गया एंड यहाँ से बाहर निकल गया, और यह हमारी ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड, ठीक है, कैपिलरी, और ये हमारा इंटेस्टाइनल फ्लूइड का लिक्विड है। ठीक है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटेस्टाइनल बोले, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये हमारा फ्लूइड है, और ये इसके वाया यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। तो जैसे ये तो आ गया। अब जो फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज क्या करते हैं, डायरेक्ट आ जाता है, ये एक एक्सेप्शन है, डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा, डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू आ जाता है। अब देखो, गैलेक्टोज, ग्लूकोज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ये अंदर आगे किसकी हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से। ये चीज़ ध्यान रखना, ये एनर्जी की हेल्प से आए हैं, और जहाँ एनर्जी ट्रांसपोर्ट में यूज हो जाए, हो जाए, उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि एनर्जी हो गई। और भाई ये एन ऊपर से एंड जो हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज है, वो Na के साथ आया, Na आयन के साथ आया। देखो, MCQs आएंगे तो थ्योरी पूछी नहीं जाएगी, तो कंसेप्ट समझो, Na के साथ आया है, साथ ट्रांसपोर्ट हुआ है, साथ ट्रांसपोर्ट हुआ है, तो इसको हम लोग को ट्रांसपोर्ट कहेंगे, सो इसको हम लोग को ट्रांसपोर्ट कहेंगे, को ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो मेरी हिंदी बहुत वीक है, तो उस पर जज मत करना, ठीक है। अब ये सब हो गया कि कैसे क्या होगा। अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे, हमको नोट करके लिख लो, क्योंकि कभी कभी शुगर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो नोट पॉइंट लिख लो। क्या लिखना है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ, वही हमारी शुगर, कोई भी शुगर होगी, मेनली मोनोसेक्राइड होगी, शुगर इज विथ, इसको लिख लो Na आयन, so it called transport। ये चीज़ हो गई। फ्रक्टोज एक एक्सेप्शन है, फ्रक्टोज जो है वो आता है बाय
सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। इस और शुगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज्ड हुई है, एनर्जी यूज्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक और चीज़ लिख लो कि मान लो कोई भी अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड, एसिड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है वाया हेप्टिक पोर्टल वेन। ये याद कर लो, वैसे इतना हाई आएगा नहीं, और बहुत रैपिडली होता है, रैपिडली, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे कि ये एक्टिव के थ्रू आया है, तो अब देखो एक्टिव में क्या होता है, एनर्जी यूज होती है। तो अमाइनो एसिड का जो एल आइसोमर है, एल आइसोमर मतलब ये पढ़ोगे तुम लोग प्रोटीन वाले में, और केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। एब्जॉर्ब एक्टिवली मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है, एनर्जी यूज्ड। लेकिन जो डी आइसोमर है, डेक्स्ट्रो आइसोमर है, वो पैसिवली, नो एनर्जी यूज्ड, नो एनर्जी यूज्ड। तो ये इतना की पॉइंट है एब्जॉर्प्शन में, ये याद कर लेना कैसे हुआ था वो समझ लेना। तो हमारा जो डाइजेशन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, हमारा डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन, उसमें हम लोग यहाँ पे लिख लो डाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रीवाइट यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर एंड रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे, रेस्पिरेशन स्टार्ट, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।